नमस्कार, आप देख रहे हैं देश न्यूज। मैं हूं आपके साथ सूरज पाठक। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता। हमारे खास कार्यक्रम बीच बहस में आप सभी का स्वागत है। बीच बहस में आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मुद्दे की जिसको लेकर के कहा जा रहा है कि विदेश में सवाल और देश में बवाल। दरअसल विदेश में सवाल उठाए गए हैं ईवीएम की विश्वसनीयता पर, विदेश से तंज कसा गया है चुनावों की निष्पक्षता पर, और अब उस बात को लेकर के देश में बवाल हो रहा है। बिल्कुल ठीक कहा सूरज जी, ईवीएम पर सवाल एक बार फिर खड़े हो गए हैं। अब देखिए, देश के सबसे बड़े लोकतंत्र में ईवीएम बार बार सवालों के कटघरे में खड़ी हो जाती है। चुनाव के पहले भी, चुनाव के दौरान भी और चुनाव के बाद भी ईवीएम पर सवाल खड़े किए जाते हैं। लेकिन अगर कोई जीत रहा हो तो ईवीएम ठीक मानी जाती है, लेकिन अगर हार रहे हो तो अपनी हार का ठीकरा ईवीएम पर फोड़ दिया जाता है। और एक बार फिर से यही हुआ। महाराष्ट्र में जो बवाल हुआ, आपको बता दें, शिंदे गुट के जो उम्मीदवार है वायकर, उनके करीबी के पास मोबाइल फोन था। मतगणना केंद्र के अंदर ये आरोप लगाए गए और इन्हीं आरोपों पर अब सवाल जो है वो खड़े होने लगे। बड़ी बात हो रही है कि यहाँ ये चर्चा तब हो रही है जब देश में आम चुनाव के परिणाम आ चुके हैं, लेकिन आम चुनाव के परिणाम आने के बाद एक बार फिर ईवीएम का जिन्न बोतल से बाहर निकल आया। और इस जिन्न के क्या मायने हैं और ये कौन कौन सी कला दिखाने वाला है, इसी पर हम चर्चा करने वाले हैं। बिल्कुल ठीक। और इस पर चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करा देते हैं। रमेश शर्मा जी, राजनीतिक विशेषज्ञ, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ मौजूद है। रमेश जी, बहुत स्वागत है। राममोहन चौकसे जी, राजनीतिक विशेषज्ञ, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ मौजूद है। सर, बहुत स्वागत है। इसी के साथ राधा वल्लभ शारदा जी, राजनीतिक विशेषज्ञ, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ मौजूद है। सर, बहुत स्वागत है। अजय श्रीवास्तव जी, राजनीतिक विशेषज्ञ, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ मौजूद है। सर, बहुत स्वागत है। और आलोक सिंघई जी, राजनीतिक विशेषज्ञ, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ मौजूद है। आलोक जी, बहुत स्वागत है। आप सभी मेहमानों का स्वागत करते हुए चर्चा की शुरुआत करूंगा। और जैसा कि कहा जा रहा है, मैंने चर्चा की शुरुआत में कहा कि विदेश में सवाल, देश में बवाल। क्यों? एक बार फिर ईवीएम को कटघरे में खड़ा किया गया है। ईवीएम पर सवाल उठाए गए हैं, ईवीएम पर उंगलियां उठाई गई हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट यह बात कह चुका है कि शक का कोई इलाज नहीं है। चुनाव आयोग ने स्पष्ट कर दिया था जब चुनाव के दौरान सुनवाई हो रही थी कि ईवीएम को हैक नहीं किया जा सकता। एलन मस्क यदि वो कह रहे हैं कि ईवीएम हैक हो सकती है, अब ये एलन मस्क जिस तरह से बात कर रहे हैं, ठीक है, उन्होंने कहा कि किसी दूसरे देश में यदि इस तरह की ईवीएम है जो इंटरनेट से संचालित हो सकती है तो वो हैक हो सकती है, इसे उसे हैक किया जा सकता है। लेकिन यहाँ बड़ी बात है कि भारत में जो ईवीएम है, जो मशीन है, उसमें इंटरनेट का कोई प्रावधान नहीं। आलोक सिंघई जी, एक बार फिर ईवीएम का जिन्न बोतल से बाहर आया है और अब बात यह आ रही है कि सांप को निकलने के बाद लकीर को पीटा जा रहा है। कितना औचित्य है लकीर पीटने का? सूरज जी, आप कह रहे हैं शक का कोई इलाज नहीं है जी, वास्तव में षड्यंत्र का कोई इलाज नहीं। आप ये देखिए कि चुनाव हो गया, तब तक सब शांति थी, सरकार बनते दिख रही थी, आपको कोई आपत्ति नहीं थी। और जब आपके कहीं ना कहीं शंका के बादल खड़े किए गए और आप शंका की बातें करने लगे, आपके लिए यदि ईवीएम बेकार है, सबसे बड़ी चीज है कि हमारी ईवीएम जो है वो कैलकुलेटर जैसी है, उसमें बाहर से कुछ भी नहीं है और उसमें साथ में वीवीपैट मशीन भी लगी हुई है। आपकी पर्ची निकलती है, वो पर्ची भी गिरती है। आपको यदि लगता है तो आप उसको काउंटिंग भी कर सकते हैं। इतनी अच्छी व्यवस्था जो बैलेट पेपर से भी ज्यादा बड़ी पावरफुल है, और उसके बाद में उस पर सवाल खड़े करना ये निश्चित रूप से निंदनीय है। आप ये देखें कि सत्ता में आ रहे थे आप, तो आपको लग रहा था कि सब चीजें ठीक है, जिस जगह आप जीत गए हो उस जगह कोई आपत्ति नहीं। अरे भाई, आपको यदि आपत्ति है तो आप इस्तीफा दे दीजिए और सड़कों पे लड़ाई लड़िए। जब पूरी तरीके से उसका प्रदर्शन हुआ और ईवीएम को सही पाया गया, सार्वजनिक रूप से प्रदर्शन किया गया, कई जगह किया गया, कोर्ट में किया गया, कोर्ट के सामने किया गया, ये सब चीजें होने के बाद में जब एक अच्छी व्यवस्था है तो आप चाह रहे हैं कि वोट बैलेट पेपर पे कर दें। जबकि बैलेट पेपर का इतिहास हम सब जानते हैं, किस तरीके से बैलेट पेपर को वोट छापे जाते थे। वो वोट छापने की प्रक्रिया बाकायदा कब्जा करके की जाती थी। आज वो सब चीजें नहीं है। ऑनलाइन की बात जहां तक उठी, जो महाराष्ट्र का जो मसला आया, वो ईवीएम से उसका कोई लेना देना नहीं। आपने यदि कोई बाहरी कोई व्यवस्था की है, हम आपको जब ओटीपी देंगे तब आप हाँ करिए, ये हमारी आपस की व्यवस्था है यदि, तो इसका ईवीएम से क्या लेना देना? तो जब ईवीएम में किसी किस्म का कोई मिलावट नहीं है, किसी किस्म की कोई हेरा फेरी संभव नहीं है, तो ये सवाल उठाया जाना बिल्कुल बेमानी है। और ये सबसे बड़ी चीज, बेमानी अकेला नहीं है, ये भारत के लोकतंत्र पर सवालिया निशान लगाने का प्रयास है, षड्यंत्र है, और इस षड्यंत्र को माफ नहीं किया जाना चाहिए। आप लगातार देख रहे हैं, इतने साफ चुनाव हुए, इतने बड़े अच्छे पैमाने पे चुनाव हुए, इतने बड़े देश में हुए, कई चरणों में हुए, और उसके बाद में पूरी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में हुए।
कहीं गड़बड़ी नहीं हुई। गड़बड़ी कहाँ हुई? पश्चिम बंगाल में थोड़ी बहुत सामने आई, लेकिन वो भी ईवीएम से संबंधित नहीं थी। कभी हुई और ने ईवीएम पानी में फेंक दी थी, वो घटना हुई तो, लेकिन वहां भी काउंटिंग पूरी हो गई थी। तो ये सारी चीजें जो हुई है, बड़े निष्पक्ष चुनाव हुए हैं। और ये बार बार जो सवाल उठाए जा रहे हैं, ये जबरदस्ती है और लोकतंत्र पे सवालिया निशान लगाने के, अनावश्यक भारत को बदनाम करने का प्रयास है और इसको बर्दाश्त नहीं किया जाना। बिल्कुल सही कहा आपने कि भारत विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक व्यवस्था और इस लोकतांत्रिक व्यवस्था की निष्पक्षता पर सवाल खड़े करना मतलब देश की प्रतिष्ठा पर कहीं ना कहीं उंगलियां उठाना है। लेकिन कहीं ना कहीं आलोक सिंघई जी, यहाँ पर जिस तरह से आपने बताया कि षड्यंत्र है, ईवीएम पर सवाल उठाना ठीक नहीं है। अब देखिए मुद्दा यहाँ पर जो है, महाराष्ट्र से ये पूरा बवाल शुरू हुआ, जहां पर ये कहा गया, जैसे कि आपने कहा कि अगर फोन से इसका कोई लेना देना है, ओटीपी को लेकर यहाँ पर बहुत सारी चर्चाएं हो रही है। राधा वल्लभ शारदा जी, देखिए महाराष्ट्र में ये कहा गया कि मतगणना केंद्र के अंदर जो चुनाव जीता है प्रत्याशी, उसका साला यानी उसकी बहन का भाई जो है, उसके पास फोन था और ओटीपी से छेड़छाड़ की गई है। क्योंकि जो तथ्य सामने आए हैं, मतगणना में जो चीजें सामने आई है, पहले राउंड में जब पहले राउंड की काउंटिंग हुई तो वही प्रत्याशी 1 वोट से हार रहा था, जब दूसरे राउंड की काउंटिंग हुई तो वही प्रत्याशी 48 वोटों से जीत गया। तो यहाँ पर तो सवाल उठाए गए कि ओटीपी से लेकर छेड़छाड़ की गई है। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, क्या ईवीएम को अनलॉक करने के लिए किसी ओटीपी की जरूरत होती है? राधा वल्लभ शारदा जी, जहाँ तक मुझे जो जानकारी है उसमें भारत में बनी हुई ईवीएम में ऐसी कोई सिस्टम नहीं है, लेकिन अमेरिका में जो ईवीएम मशीनें हैं उनमें ये सारे सिस्टम है। अब मैं आपको दूसरी तरफ ले जा रहा हूँ। आपकी एक बात का जवाब तो दिया, मुद्दा कैसे उठा। मिड डे में एक समाचार छपा और एक अखबार की रिपोर्ट है, एक छपा तो सरदेसाई का है, मैं समझता हूँ जहाँ तक। उसका हेडिंग जो था वो दे दिया ईवीएम, जबकि उसमें पूरा का पूरा अगर आर्टिकल आप पढ़ेंगे तो उसमें आएगा बैलेट पेपर का मामला। तो मुद्दा वहां से उठाया। तो ये पत्रकारिता की पराकाष्ठा कह दें कि जो हमें आपसे दुश्मनी कैसे निभानी है उसका उदाहरण है ये। तो ये पत्रकारिता को बदनाम किया उनने। उसके बाद में जब ईवीएम पर हमारे 50 से 99 हो गए, तब तक हमें कोई झंझट नहीं थी, बहुत बढ़िया था, बहुत बढ़िया देश हो गया। और देखिए निष्पक्ष चुनाव हुए, ईवीएम और चुनाव आयोग दोनों पर कोई मामला नहीं। जब सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दे दिया, उसके बाद ईवीएम का मुद्दा उठाना मैं उचित नहीं समझता। अब प्रश्न ये उठता है, अब इसमें कौन कौन आ गए? सेम पित्रोदा भी कूद गए, राहुल गांधी भी कूद गए, उसके बाद में और ऐसे जो लोग हैं वो जो जिनका एक एजेंडा चलता है कि भारत के खिलाफ, मोदी के खिलाफ नहीं बोल रहा मैं, भारत के खिलाफ जो लोग एजेंडाबाजी हैं, जिनको अमेरिका और चाइना से लाखों करोड़ रुपए के हिसाब से पैकेज मिलता है और उनको सिर्फ एक ही उनका काम है, उनको वहां से गाइडलाइन दी जाती है कि आप इस मुद्दे पे बोलिए। अब बताइए समाचार। सवाल तो यहाँ पर ये है ना कि जब महाराष्ट्र से ये बवाल शुरू हुआ, ओटीपी को लेकर बात की जा रही है, मतगणना केंद्र के अंदर ये पूरा बवाल शुरू हुआ है, तो उसके बाद ईवीएम पर क्यों सवाल उठाए जा रहे हैं? ईवीएम पर सवाल उठाना जरूरी है? नहीं, ईवीएम मुद्दा तो आखिर बनाना है ना। चुनाव तो हो गए, अब हम चाह रहे हैं कि चुनाव फिर से हो या मतगणना फिर से हो। तो हम मुद्दा तो कोई ना कोई तो बनाएंगे ना। तो एलन मस्क भी क्या उसी ग्रुप में है? एलन मस्क भी उसी ग्रुप में चाइना फंडिंग करता है? बिल्कुल मुद्दा उठाने के लिए बिल्कुल करता है, एलन मस्क भी फंडिंग करता है। क्या ठीक है। और इसको अगर इसकी सीबीआई या ईडी से या हायर अथॉरिटी से जांच कराई जाए तो ये सारे नंगे हो जाएंगे। इनके कपड़े, इनने क्या पहना, सारा का सारा साफ उजागर हो जाएगा। ठीक है, वापस आते हैं आपके पास में, लेकिन एक बड़ा सवाल आपने खड़ा किया है, बहुत गंभीर विषय। रमेश शर्मा जी, आपसे जानना चाहूंगा, जिस बात को लेकर के राधा वल्लभ शारदा जी ने कहा कि चाहे राहुल गांधी हो, सैम पित्रोदा हो, या जिन्होंने ईवीएम पर सवाल खड़े किए हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाए हैं, वो सब उनको भारत की विदेशी जो ताकतें हैं, जो दुश्मन ताकतें हैं, वो फंडिंग करती हैं कि वो भारत के विरोध में बयान दें और एक ऐसे मुद्दे को बनाएं। एक तो इस बात का चाहूंगा कि क्या ये सत्य है, और यदि ऐसा सत्य है तो इनको देशद्रोही करार दे दिया जाना चाहिए, क्योंकि भारत विरोधी गतिविधियां कर रही है। दूसरी बात, जिस विषय पे हम बात कर रहे हैं ईवीएम को लेकर के, वो ईवीएम को लेकर जैसा कि मैंने अपने वक्तव्य के प्रारंभ में कहा कि अब निर्णय आ चुके हैं। एलन मस्क का जो बयान आया है, वो एलन मस्क अपने किस उद्देश्य से बयान दे रहा है, लेकिन उस बयान को लपक करके भारत विरोधी या फिर यूं कहें कि भारत की चुनाव की निष्पक्षता पर सवाल खड़े करते हुए ईवीएम को ब्लैक बॉक्स करार दे दिया गया है राहुल गांधी का। ये कितना उचित था?
समझ लीजिए कि ईवीएम वाकई जो आलोक जी ने कहा, ईवीएम को कई बार प्रमाणित हो चुका और ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं हो सकती, ये कई बार प्रमाणित हो चुका है। और चुनाव परिणाम 4 जून को आया और 4 जून से आज जो है 17 जून आ गई है, कितने दिन 12-14 दिन निकल गए। अब तक सारे लोग उसका स्वागत कर रहे थे। अब लेकिन अचानक एक वाकई एक एलन मस्क जी का नाम जो है बीच में, अगर आपने देखा होगा सूरज जी, कितने उनके वीडियो भी आए थे, उनका नाम इस चर्चा में रहता है कि वो भारत में कहीं ना कहीं कोई अशांति फैलाने में या विवाद के मुद्दों से वो हमेशा से जुड़े रहे हैं। एलन मस्क जी का नाम हमेशा इस बात के लिए आया है। अब कौन कौन लोग उनसे जुड़े हुए हैं और कौन कौन लोग केवल बयानबाजी के लिए उनके नाम का इस्तेमाल करते हैं, ये सारा जांच का विषय है। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि इस समय अगर आप देखेंगे कि भारत अगर प्रगति कर रहा है तो इस प्रगति को अवरोध करने के लिए पूरे पश्चिम जगत में और पूरे संसार में कुछ ना कुछ विवाद पैदा करने की स्थिति बनेगी। और वो तभी संभव हो सकता है जब भारत में अशांति हो और विवाद रहे। तो मोटे तौर पर मुंबई के जिस मामले को लेकर के ईवीएम को उठाया गया है, उसमें ईवीएम, वो जो मोबाइल अगर किसी के पास अंदर था और वो लेकर के किसी से बातचीत करता, उसका ईवीएम से कोई लेना देना नहीं है। ईवीएम बिल्कुल हैक नहीं हो सकती, क्योंकि ईवीएम का जो सेंटर है वो इंडिपेंडेंट है, उस मशीन के भीतर इंडिपेंडेंट है, वो तो हैक हो ही नहीं सकती। तो मोटे तौर पर ये केवल अशांति पैदा करने की, और ये उन लोगों का प्रयास है जिन्होंने परिणाम आने के तुरंत 24 घंटे तक तो ये प्रयत्न किया था कि हम जोड़ तोड़ करके सरकार बना लें। ये खूब मीडिया में आया। अब सच कितना है झूठ कितना है ये तो अब भगवान जी जाने, लेकिन ये मीडिया में बराबर आया कि उन्होंने, और एक सज्जन का तो बयान भी आया कि उनको प्रधानमंत्री पद का ऑफर दिया गया था, ये भी मीडिया में सुर्खियों में बहुत चला। जब वो असफल हो गए तो उसके बाद ये इस तरह के कई तरह के सवाल उठाना। और फिर कुछ लोगों की मानसिकता है, विदेश में अगर कोई चिड़िया ने ची बोली है तो उसको लेकर के भारत में विवाद उठाना। पिछले दिन में कोविशील्ड को लेकर के अगर ब्रिटेन के न्यायालय में कोई मुकदमा आया और उसने कहा कि 10 लाख लोगों में से 13 पर संभावना है, लेकिन वो अवधि निकल चुकी है, उसके बाद भी 15 दिनों तक भारत में विवाद को बनाना। तो कुछ लोगों के पास कोई सकारात्मक मुद्दा होता नहीं, कान की कोई बात होती नहीं है, बे मतलब उनका कान का कनेक्शन सीधा जुबान से होता है। कान का को कहीं ना कहीं दिमाग से कनेक्शन होना चाहिए कि जो बात हमने सुनी है उसका अर्थ क्या है, फिर बोले। लेकिन उनका कान का कनेक्शन सीधा जुबान से। विदेश से कोई बात सुन ली है तो वो उनके लिए परम सत्य होता है और उसको लेकर के फिर भारत में उसका दुष्प्रचार करना है। तो ये उसी शैली का अंत है। ये भारत की छवि बिगाड़ने का और भारत की प्रगति में अवरोध खड़े करने का एक षड्यंत्र जैसा लगता है मुझको। बिल्कुल, आपने सही कहा कि ये षड्यंत्र हो सकता है और भारत की छवि बिगाड़ने का जो उसके खिलाफ यदि भारत के छवि के विरुद्ध ये षड्यंत्र रचा जा रहा है तो बड़ी बात है कि ऐसे लोग भी देश में हैं और वो राजनेता कहलाते हैं, लेकिन वो केवल और केवल अपना स्वार्थ सिद्ध करने की नीयत से इस तरह की बयानबाजी देते हैं। और जो बात आपने कही रमेश शर्मा जी कि विदेश में यदि किसी ने ची कहा तो भारत में उसको लपक लिया जाता है, एक उदाहरण भी आपने दिया है। और बताना चाहूंगा कि हमारे साथ और भी मेहमान जुड़े हैं। राजनीतिक विश्लेषक वरिष्ठ पत्रकार गोपाल जैन जी हमारे साथ हैं। गोपाल जी बहुत स्वागत करते हैं। साथ ही राजनीतिक विश्लेषक वरिष्ठ पत्रकार सुरेंद्र शर्मा जी हमारे साथ हैं। सुरेंद्र शर्मा जी आपका भी बहुत स्वागत है देश न्यूज में। चर्चा हम निरंतर जारी रखेंगे। बिल्कुल ठीक है। जिस तरह से यहाँ पर देश की छवि को बिगाड़ने की बात की जा रही है, यानी विपक्ष जिस तरह से सवाल उठाए हैं अब वो सोचने योग्य है, क्योंकि यहाँ पर सवाल जो है महाराष्ट्र, क्योंकि देखिए बार बार हम जिक्र इसलिए कर रहे हैं, पूरा बवाल महाराष्ट्र से उठाया गया। एक ओटीपी जनरेशन को लेकर मतगणना केंद्र के अंदर जो दिक्कत हुई, एक फोन दे दिया गया प्रत्याशी के करीबी को, उसको लेकर तमाम सवाल उठाए जा रहे हैं। लेकिन अजय श्रीवास्तव जी आपके पास में आना चाहूंगी, इस पूरे महाराष्ट्र के बवाल को लेकर ये जो खबरें सामने आ रही हैं, अब ईवीएम पर सवाल उठाए जा रहे हैं, ओटीपी को लेकर चर्चा की जा रही है। और जैसे कि मैंने पहले कहा था कि ओटीपी की जरूरत होती है क्या ईवीएम को अनलॉक करने के लिए, राधा वल्लभ जी ने कहा कि ऐसी कोई जरूरत नहीं होती, क्योंकि भारत की ईवीएम में ऐसी कोई जरूरत नहीं है। हो सकता है अमेरिका में हो, लेकिन यहाँ पर अजय श्रीवास्तव जी ये खबरें किस ओर इशारा कर रही हैं? इलेक्शन कमीशन पर पहले भी सवाल उठाए गए हैं और एक अधिकारी की लापरवाही फिर से इलेक्शन कमीशन पर सवाल खड़े कर रही है। देखिए, इसमें सिर्फ जो बात आ रही है वो बात यह है कि जो मतलब ईवीएम है उस पर किसी ने ये सिद्ध नहीं कर पाए कि ईवीएम में इस प्रकार से गड़बड़ी होती है। नंबर दूसरा, जो लोग मतपत्र से गिनती बोलते हैं कि वोटिंग होनी चाहिए, उनके लिए मैं ये बताऊं कि मध्य प्रदेश बार एसोसिएशन के जो चुनाव होते हैं तो उसमें जो वोट रिजेक्ट होते हैं 110 वोट रिजेक्ट होते हैं। अब वकील जो दुनिया भर के सारे फॉर्म भरता है, सब कुछ करता है, यदि उन वकीलों के यहाँ यदि चुनाव हो रहे हैं तो 150 वोट रिजेक्ट हो रहे हैं, 110 मतलब वोट रिजेक्ट हो रहे हैं, तो उसका आधार क्या है? मतलब एक तो ये जो ईवीएम है उससे बिल्कुल जो सही प्रक्रिया चल रही है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, इतना बड़ा ऑर्गेनाइज करना कोई मामूली बात नहीं है। और दूसरी बात क्या है कि जो
एलन मस्क हैं, जो वो क्या चाहते हैं कि अमेरिका की राजनीति में अपना दखल चाहते हैं। वहाँ जॉन एफ कैनेडी के जो बेटे हैं वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं वहां पर। तो जो उनकी जो तीसरी पीढ़ी है, मतलब पौत्र लड़ रहे हैं, तो वो पौत्र लड़ रहे हैं, तो उनके लिए पहले से ही कोई ऐसा विवाद वो कर दें कि इस प्रकार से, क्योंकि उनको ना तो डेमोक्रेट उनको रास्ता दे रहा है और ना ही रिपब्लिक दे रहा है। तो वो एक करने के लिए एलन मस्क ने एक वहाँ की ईवीएम के लिए किया कि यहाँ पे ये होता है, या चाहे यदि ऐसा होता तो क्या ट्रंप चुनाव हारते? हाँ। तो प्रश्न इस बात का है कि जो मैग्सेसे पुरस्कार है या कोई भी चीज है, तो वो उन लोगों को दिए जाते हैं जो भारत में तोड़फोड़ करते हैं। इसी प्रकार ईवीएम पे जो भी प्रश्न उठाए जा रहे हैं, वो प्रश्न वही लोग उठा रहे हैं जिन लोगों को भारत की राजनीति, भारत का लोकतंत्र रास नहीं आ रहा। दूसरी बात क्या है कि जो एक ग्लोबल इमेज है मोदी जी की जो बनी है पूरी दुनिया में, चाहे वो G7 में हो या विदेशों से बच्चों को लेके आना हो, और सारे उसमें एक हुआ है। और दूसरी बात जो सबसे बड़ी अखर रही है बात, वो ये अखर रही है कि जैसे हेनरी किसिंजर ने अमेरिका की विदेश नीति को एक नई परिभाषा दी थी। आज वो विदेश नीति पूरी दुनिया पर छाई हुई रहती है। वैसे ही हमारे यहाँ डॉक्टर एस जयशंकर ने भारत की विदेश नीति को एक नई परिभाषा दी है। उस परिभाषा की इतनी धाक जम रही है कि अमेरिका की जो पुरानी विदेश नीति है वो भी उसके सामने फीकी पड़ रही है। तो सबसे बड़ा जो कारण है कि एक जो देश बढ़ता है तो कई लोगों को ये सहन नहीं होता है कि ये कैसे बढ़ गए, ये कैसे आगे हो गए, ये तो इतना देश था। आप चाहे वो पाकिस्तान की जो नेशनल असेंबली है वहां बोल रहे हैं कि हम पर आटा नहीं है और वो दुनिया की 5वीं ताकत बन गए। तो ये जो बातें आती है, पड़ोसी रहते हैं हमारे साथ, तो ये ट्रेजेडी है हिंदुस्तान के साथ कि 56 मुल्क तो उसके हैं ही खिलाफ, और जो दूसरे बड़े ताकतें हैं वो ये सहन नहीं कर पा रहे हैं कि कैसे करें। तो जो ये इसके पीछे जो षड्यंत्र होता है, जो लोगों की भावना होती है, वो हिंदुस्तान के लोगों को पहचानना जरूरी है। यदि वो 1 वोट से हार रहे थे और 48 वोट से हार गए तो ये अंतर नहीं है, गिनती में ऐसा हो जाता है। तो जो ईवीएम की है तो वो एक यह है कि भाई वो इसके कारण बोल रहे हैं। अब राहुल गांधी को क्या है कि राहुल गांधी अपने मतलब उससे कुछ नहीं सोचते, उनको जो लिख के दे दिया जाता है, जो उनके सलाहकार बता देते हैं वो पढ़ लेते हैं। अब जो पहले थोड़े कंसल्टेंट थे उनके पास में, अब उनके पास थोड़े राजनीतिक आदमी प्रोफेसर योगेंद्र यादव और थोड़ा जयराम रमेश जैसे लोग जुड़ गए तो थोड़े वो सुधर गए। नहीं तो वरना पहले जो कंसल्टेंट बोल देते थे वो बोल देते थे। ठीक है, तो इस बात को गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। बिल्कुल। हालांकि जैसा आपने कहा है कि इस बात को दूसरे शब्दों में एक बार और परिभाषित किया जा चुका है कि राहुल गांधी जो हैं वो अंग्रेजी में सोचते हैं और हिंदी में बोलते हैं, जिस कारण से इस तरह से उनकी बातें सामने आ जाती हैं। और राम मोहन चौकसी जी, आपके पास आ रहा हूं कि यदि ठीक है एलन मस्क ने जो बात कही, जैसे कि अजय श्रीवास्तव जी ने कहा कि किस संदर्भ में उन्होंने कही, वहां चुनाव होना है, किस प्रत्याशी के लिए क्या होना है, ये तमाम चीजें हैं, लेकिन एलन मस्क की कही हुई बात को लेकर के राहुल गांधी यदि उस बात को भारतीय परिदृश्य में अपना लेते हैं तो ये बात वही आती है कि अंग्रेजी में सोचना है और हिंदी में बोलना है, मतलब जो विषय है उसके विषय की वस्तु को समझना नहीं है, पहली बात। और दूसरी बात, यहाँ एक बात और आती है कि ईवीएम को लाने वाली कांग्रेस ही थी और कांग्रेस के शासनकाल में ईवीएम भारत में आई, उसके बाद में उससे चुनाव हुए। यदि ऐसा था तो कांग्रेस ने उस समय क्यों नहीं सोचा कि ईवीएम के नुकसान भी हो सकते हैं? देखिए सूरज जी, जैसा कि आपने कहा कि एलन मस्क की बात करी, हाँ, तो मेरा सवाल ये खड़ा होता है कि कौन है एलन मस्क? हाँ, कौन है ये? हाँ, और यदि है तो विदेश में, यदि विदेश की ईवीएम मशीन को लेकर यदि कोई बात कर रहे हैं, हाँ, तो हमारे देश के जो नेता है, राजनेता है, हाँ, वो उसको देश में लागू करने की कोशिश क्यों करते हैं? उनके बयान को क्यों झेलते हैं? हाँ, अच्छा, दूसरी बात ये है कि जैसा कि सिंघई जी ने कहा, रमेश शर्मा जी ने कहा कि ईवीएम को लेके जब ये बहुत क्लियर हो चुका है कि उसमें कोई किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं हो सकती है, उसमें ऐसी कोई तकनीकी खामियां नहीं है और उसको हर जगह सिद्ध कर चुके हैं। और जब जिस समय चुनाव आयोग, निर्वाचन आयोग ने ये कहा था कि आप ईवीएम को चैलेंज करिए, हम आपको दे रहे हैं सामने, उस समय क्यों चैलेंज करने नहीं पहुंचे? अब जैसे हमारे मध्य प्रदेश से एक नेता है, पूर्व मुख्यमंत्री है, वो इस बात को लेकर बड़े लगे रहे कि साहब यदि वो ईवीएम से चुनाव ना हो, बैलेट पेपर से हो जाए तो बहुत अच्छी बात हो जाए। हालांकि वो असफल हो गए और वो हार भी गए। बात ये नहीं है, बात ये है कि राहुल गांधी जैसा व्यक्ति, जिस व्यक्ति के बारे में उसको ये नहीं कि समझ में आता कि वो आदमी क्या बोलने वाला है, क्या कह देगा, क्या नहीं कह देगा, तो मैं तो राहुल गांधी से सीधा सवाल कर लेता हूँ कि भाई साहब आप तो एक काम करिए ना, आप रायबरेली के सीट से इस्तीफा दे दीजिए, क्योंकि ईवीएम से चुनाव हुआ है। आपको यदि सके तो आप सबसे पहले वहां से इस्तीफा दीजिए, उसके बाद और उसके बाद आप आगे बात करिए फिर।
हाँ। है, तो ये केवल देश को बदनाम करने की एक साजिश है। ये बात तो नहीं मालूम कि मतलब पैसा कहाँ से मिलता है या नहीं मिलता है, ये बात की मेरी कोई दावेदारी नहीं है। हाँ। लेकिन ये सच है कि इस देश को बदनाम करने की साजिशों में विपक्ष के सभी नेता लगे हुए हैं। आप यदि बहुत ध्यान से देखें, जिस समय चुनाव संपन्न हुए उन्होंने ये कोशिश करी कि साहब, उन्होंने एक प्रोपेगेंडा किया, खड़ा किया कि साहब हमारी सरकार बन रही है, विपक्षी सरकार बन रही है। हाँ। यानी इतना तेजी से उसको फैला है। हाँ। बाद में जब सरकार बन गई तो उन्होंने दूसरा नैरेटिव शुरू कर दिया हाँ। कि साहब चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार जो है हाँ। बहुत दिन तक इसमें स्थायी तौर पर नहीं रह सकते, हाँ। ये सरकार भंग हो जाएगी, ये सरकार गिर जाएगी। संजय राउत जो है शिवसेना वाले, वो तो अभी भी यही कह रहे हैं कि सरकार गिर जाएगी। हाँ। तो ऐसे नैरेटिव बना के तो उसके देश के खिलाफ खड़े करना, ये उनकी आदत में शुमार है। तो मैं इसको तो बहुत बकवास चीज मानता हूँ हाँ। कि ईवीएम में कोई खराबी नहीं है, और इस प्रकार के जो विपक्ष का एक जो नैरेटिव जो फैलाते हैं वो उसमें कहीं सफल नहीं होंगे। ठीक है, यहाँ पर राम मोहन चौकसी जी, आपने जिस तरह से बताया कि गलत नैरेटिव फैलाया जा रहा है, ईवीएम को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, जबकि इसको लेकर साफ तौर पर कह दिया गया है कि ईवीएम में कोई चिप नहीं लगाई जा सकती, उसे हैक नहीं किया जा सकता, कुछ भी ईवीएम को लेकर भारत में तो छेड़छाड़ बिल्कुल नहीं की जा सकती। लेकिन अब देखिए सवाल यहाँ पर, क्योंकि महाराष्ट्र से खड़े हुए हैं, मैं यहाँ पर दो चीजें बताना चाहूंगी ओटीपी को लेकर, क्योंकि राम मोहन जी यहाँ पर बात की गई। गोपाल जैन जी, आपसे मेरा ये सवाल है और आप लोग भी ये सवाल सुनिए ना, क्योंकि टेक्निकल है, मैं चाहूंगी कि आप इस पर प्रतिक्रिया देना चाहें तो बिल्कुल दें। ओटीपी को लेकर बात की गई, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वहां पर ओटीपी को लेकर जो बात की, तो उन्होंने खुद भी बताया कि दो चीजों के लिए ओटीपी आते हैं, एनकोर एप्लीकेशन के लिए और दूसरा ETPBMS के लिए, जो है इलेक्ट्रिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट मैनेजमेंट सिस्टम। एनकोर एप्लीकेशन क्या है, जहां पर उम्मीदवार को कितने वोट मिले, कौन आगे है कौन पीछे है, इस ओटीपी के जरिए जो मतगणना केंद्र के अंदर अधिकारी फोन लेकर जाते हैं, वो अधिकारी वहां पर इलेक्शन कमीशन को ये जानकारी देते हैं। दूसरा जो ओटीपी आता है ETPBMS के लिए, उस ओटीपी से इलेक्शन कमीशन की जो वेबसाइट है, वहां पर जो आंकड़े सामने आते हैं वो उस ओटीपी के जरिए बताए जाते हैं और इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर वो आंकड़े चढ़ाए जाते हैं। सर, ओटीपी जब ये फोन दिया गया तो एफआईआर में ये बात हुई, जिसने भी फोन दिया था अधिकारी ने, वो ये कहा कि उन्हें अपने ड्राइवर को संपर्क करना था, इसलिए फोन दिया गया। उसी से जुड़ा हुआ ये सवाल जब खड़े किए गए कि ओटीपी उसी समय आया और इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर आंकड़े गलत चढ़ाए गए, सवाल इससे भी खड़े किए जा रहे हैं कि एफआईआर 10 दिन बाद क्यों हुई? एफआईआर 10 दिन बाद, और उसके बाद ये जो बयान सामने आ रहा है कि सिर्फ फोन करने के लिए ओटीपी, जब मिसकंडक्ट यहाँ पर हो रहा है कि दो चीजों के लिए ओटीपी आते हैं, जो इलेक्शन कमीशन खुद बता रहा है, ओटीपी को लेकर बात हो रही है यहाँ पर, तो बड़े सवाल तो ये खड़े हो जाते हैं ना कि अधिकारी इलेक्शन कमीशन का कैसे अपना फोन किसी को दे सकता है। ओटीपी को लेकर बात की जा रही थी कि ओटीपी किसी तरह के नहीं भेजे जाते हैं, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में इलेक्शन कमीशन के अधिकारी खुद बोल रहे हैं कि दो चीज, एनकोर एप्लीकेशन और ETPBMS के लिए दो ओटीपी आते हैं। गोपाल जैन जी, मैं आपको इसमें सबसे पहले एक लाइन में कहना चाहूंगा कि खिस्यानी बिल्ली खम्मा नोचे। ठीक है, पूरा चुनाव हो गया, बहुत आराम से संपन्न हुआ है चुनाव, और दुनिया के 190 देशों ने हमारे इस चुनाव को देखा। 77 देशों के प्रतिनिधि खुद भारत में इस चुनाव की निष्पक्षता और मैनेजमेंट का अध्ययन करने के लिए भारत आए थे, और स्वयं हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान इस समय। सर चर्चा यहाँ पर इस पर नहीं हो रही है कि ईवीएम को मैनिपुलेट किया गया है, ओटीपी को लेकर चर्चा हो रही है, उस पर मैं आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी। दो ओटीपी आते हैं, ओटीपी को लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, ओटीपी आते हैं उसी समय पर ये लापरवाही हुई है, यानी सिर्फ आपको लग रहा है गिरफ्तारी और कार्रवाई से काम चलेगा? एफआईआर तो कर दी गई है, इलेक्शन कमीशन की बड़ी लापरवाही है। महाराष्ट्र इलेक्शन कमीशन प्रेस कॉन्फ्रेंस तो कर रहा है, लेकिन उनकी लापरवाही है ये। नहीं, इस तरह की ओटीपी में हजारों बार बड़े बड़े इंजीनियर्स और पूरे वर्ल्ड के लोगों ने उस पर अपने अपने टेस्ट किए, रिसर्च किए। हमारे देश की एक बहुत नवरत्न कंपनी ईसी है, इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जिसकी धाक पूरे वर्ल्ड में, उसके हमारे महान इंजीनियरों ने उसको लाखों बार टेस्ट किया है। अब ये लोग चुनाव में कुछ नहीं बिगाड़ पाए, क्योंकि पहले टाइम में ये होता था कि ये लोग बैलेट बॉक्सों में तमाम सारी हेरफेर करते थे। ठीक है। अब वो जब कुछ नहीं कर पाए हैं तो देश के लोगों को कंफ्यूज करने के लिए ओटीपी का एक नया बहाना। चलिए ठीक है, यहाँ एक ओटीपी की बात आ रही है कि ठीक है, दो ओटीपी जनरेट होते हैं और दोनों ओटीपी अलग अलग लोगों के पास अलग अलग समय पर पहुंचते हैं और उसके माध्यम से वो होता है। ये जो दो ओटीपी की हम बात कर रहे हैं, रमेश शर्मा जी, एक प्रतिक्रिया मैं इस पर आपकी लेना चाहूंगी।
ओटीपी को लेकर क्योंकि यहाँ पर बात की जा रही है, मतगणना केंद्र के अंदर अधिकारी प्रत्याशी के करीबी को अपना फोन दे देता है, ये कितना ठीक है? जबकि उस पर ओटीपी आते हैं तो ये मिसकंडक्ट है, जबकि इलेक्शन कमीशन की जो गाइडलाइंस है उसमें साफ है कि फोन ले जाना अंदर अलाउ नहीं है। और अधिकारी पहले दोनों अधिकारियों ने इस बात को खारिज कर दिया था कि वो फोन वहां अंदर नहीं आया, लेकिन अधिकारी मुझसे ने खुद पूछा ना? कहा। जी हाँ जी हाँ, देखिए मोटे तौर पर ये बात सही है कि अगर मोबाइल फोन अंदर ले जाना अलाउड नहीं है तो आप लेकर कैसे चले गए। और फिर दूसरा, वो जो इलेक्शन के जो कर्मचारी हैं, जो अधिकारी थे, उन्होंने मोबाइल का अपना दे कैसे दिया, ये मिसकंडक्ट में आता है। और मिसकंडक्ट के आधार पर इस पर कार्रवाई होना चाहिए। इसका ओटीपी से या ईवीएम की मशीन से इसका कोई लेना देना नहीं। और एक बात और जोड़ना चाहता हूँ आपकी अनुमति से सूरज जी, एलन मस्क के बारे में तो सबसे पहले एक बात समझ लीजिए, एलन मस्क वो व्यवसायी है, इनकी एक स्टारलिंक कंपनी हुआ करती थी, वो भारत में व्यवसाय करना चाहती थी, भारत सरकार ने उसकी अनुमति नहीं दी तो उन्होंने बिना अनुमति के भी अपना काम शुरू कर दिया था। जब उन पर सख्ती हुई तो उनको यूजर्स को पैसा लौटाना पड़ा। फिर इनकी एक कार टेस्ला है, वो भारत में उसको कार को बेचना चाह रहे हैं, भारत सरकार ने उसकी परमिशन नहीं दी। तीसरा जो कड़ा एक्शन भारत सरकार ने लिया था, इनकी एक ट्विटर कंपनी है जिस पर हमेशा भारत सरकार के खिलाफ अक्सर ट्वीट आते थे। तो भारत सरकार ने उस पर एक्शन लिया और उससे संबंधित कई लोगों को प्रतिबंध लगाया। इसीलिए ये लोग चिड़े हुए हैं। और एलन मस्क के वीडियो कितने आ चुके हैं कि भारत में मोदी सरकार को हराने के लिए किसको पैसा चाहिए। अब वो वीडियो सही है कि गलत है वो भगवान जी जाने, लेकिन ये 3 घटनाएं भारत सरकार से जुड़ी हैं, इसलिए उनको मोदी सरकार से चिढ़ है और इसलिए उन्होंने ये जो बयान दे दिया और उसको विपक्ष ने हाथों हाथ ले लिया। जी, यहाँ एक बात ठीक है, आपने जो बातें कही, लेकिन वहाँ एक चूंकि बात कर रहे हैं हम एलन मस्क के बयान को लेकर के, ईवीएम के पर संदेह में खड़े किया जा रहा है। यहाँ एक बात जरूर जानना चाहूंगा, सुरेंद्र शर्मा जी आपके पास आना चाहूंगा। जब हाई कोर्ट ने कह दिया है कि शक का कोई इलाज नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि शक का कोई इलाज नहीं, और सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है और सुप्रीम कोर्ट के सामने चुनाव आयोग ने कह दिया है कि ईवीएम को हैक नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता, और इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिन्हें संदेह है वो हैक करके बताएं, तब कोई नहीं आया, तब हैकिंग नहीं हुई। और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद या ईवीएम पर सवाल खड़े करना, क्या ये न्यायालय प्रणाली की अवहेलना नहीं है, सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की अवहेलना नहीं है, ये अवमानना नहीं मानी जाएगी कोर्ट की? सूरज जी, पहले तो मैं ये कहूंगा कि शक का देवताओं पे भी इलाज नहीं है। सही है। तो ये तो विपक्ष है। हाँ। और एलन मस्क है। हाँ। दूसरी बात, इन पे जितने भी लोग बोल रहे हैं जी, उन पे कोर्ट ऑफ कंटेक्ट लगना चाहिए। यही मेरा सवाल है कि क्यों नहीं लगा, क्यों नहीं लगा अभी तक। दूसरी बात, ये जो 34-35 जो पार्टियां हैं, षड्यंत्र ऐसा बना रही हैं कि ये पूरा तीसरी टर्म है, वो पूरा नहीं कर पाए। ठीक है। और नहीं कर पाने का कारण ये जो आपके सामने अभी आ रहा है, ये तो कुछ नहीं है। आप 2-4 महीने और रुकिए, वो इतनी व्यवस्थाएं बिगाड़ने की कोशिश करेगी कि शायद बीजेपी ने कभी सोचा नहीं होगा और भारत की जनता ने भी नहीं सोचा होगा। आप देखिए, पूरे 15 साल हो गए, 15 साल में सर पटकते पटकते कहाँ तक पहुंचे हम? 99 तक। और 99 के बाद में भी फिर माने अभी पूरी मेहनत की निर्वाचन आयोग ने, पूरी मेहनत की सुप्रीम कोर्ट ने, पूरी मेहनत की हाई कोर्ट ने, इसके बावजूद सबको बुलाया। इसके बावजूद भी वो ये नहीं बता पाए कि नहीं साहब ठीक है, अब ये गलत है, ये सही है। दूसरी बात, मशीन कहीं से भी ये पूरे दुनिया के इंजीनियर से इकट्ठा कर दे, वो उसमें हेर फेर हो ही नहीं सकता मशीन में। और रही जो ओटीपी की बात कर रहे थे आप, तो ओटीपी ये सब फर्जीवाड़ा है। ये ओटीपी आता जाता नहीं है उसमें। ये होता क्या है कि जैसे आपने एक मेल डाला, अब मेल डाला के साथ इतनी वोटिंग हो चुकी है, तो वहां से एक ओटीपी आएगा आपके पास में, वो ओटीपी आपको वहां देना है निर्वाचन आयोग में। सही है। वो मशीन का ओटीपी नहीं है। और दूसरी बात, अभी वक्त है कायदे से, ये जितने भी विपक्ष पार्टियां हैं उनको सोचना चाहिए, मंथन करना चाहिए कि हम आरोप कहाँ लगा रहे हैं, क्या व्यवस्था बिगाड़ रहे हैं, हम अपने भारत की, अपने घर की छवि कैसे बिगाड़ रहे हैं।
लोग अपने घर की छवि बनाते हैं, ये अपने घर की छवि बिगाड़ रहे हैं। हाँ, आने वाला समय इनके लिए बहुत भारी होगा अगर ये ऐसी स्थिति चलती ठीक है। रही तो। बिल्कुल सही कहा कि वो जो ओटीपी है, ओटीपी मशीन खोलने के लिए प्रयोग नहीं होता है, दो अलग अलग उपयोग उनके जरूर होते हैं। लेकिन यहाँ पर ये जो आरोप लगाया जा रहा है कि वो ओटीपी मशीन ओपन करने के लिए था, यदि जब ओटीपी से मशीन ओपन हो सकती है, ओटीपी से मशीन ओपन होती नहीं, होती ही नहीं है, मतलब बिल्कुल बंद होती है। ओटीपी से ना अनलॉक हो सकती है हाँ। मशीन। नहीं, यहाँ नहीं, पर मैं हम जो भी बता रहा चर्चा हूँ, इसी जी। पर कर रहे हैं मैं सर, जो कि बता ईवीएम रहा को हूँ, मैनिपुलेट जी, करने जी। की बात नहीं की जा रही है मैं यहाँ जो पर। बता रहा हूँ जी, वो ओटीपी में होता क्या है, जैसे मैंने आपको फोन किया हाँ, कि सर ये है, ये आंकड़े आ तो बोले गए। आपने कहा कि एक ओटीपी आएगा, हाँ, वो हमें दे देना, हम्म। इसके बाद वो आंकड़े पूरे कर लेंगे। बिल्कुल। बिल्कुल वो है मामला। तो वो जो ठीक है। वो बिल्कुल। मशीन वाला नहीं ओटीपी नहीं नहीं। नहीं, ईवीएम से मतलब नहीं है, वो जो आंकड़े आ रहे हैं, कितने चलने की हाँ। गिनती हो गई है, कौन कितने से आगे जी। है, कौन कितने से पीछे है, जी, जी। वो जो आंकड़े डाले जाते हैं, उसको कोई दूसरा व्यक्ति यदि खोलता है जी। तो वो ओटीपी डालेगा, तब उन आंकड़ों को वो देख पाएगा। देख पाएगा। ये ओटीपी का सिस्टम जो है वही ये है। है लेकिन यहाँ बड़ा सवाल ये आ रहा है, आलोक सिन्हा जी, मैं जानना चाहूंगा कि बात देश की प्रतिष्ठा की, बात निष्पक्षता की, बात साख की है, और यहाँ सबसे बड़ी बात जो आ रही है एक एक सीट को लेकर के। जैसा कि अभी सुरेंद्र शर्मा जी ने कहा कि बहुत मुश्किल से 99 तक पहुंचे हैं, यदि कहीं ये 2-4 सीट से कम अगर रह जाते बहुमत पाने में, तो क्या फिर उसके बाद क्या स्थिति निर्मित होती है यहाँ पर देश में? सूरज जी, एक तो पहली चीज है, ये नतीजा हो गया साफ नहीं कि आप हाँ। सत्ता से बाहर हो गए, हाँ, सत्ता में आने का प्रयास आपका सफल नहीं हुआ। हाँ, लेकिन यहाँ गेम दूसरा है। हाँ, अमेरिका का सटोरिया है जॉर्ज सोरोस, हाँ, और वो जो मिलके उनकी लॉबी जो है, हाँ। वो भारत की कंपनियों में, भारत में व्यापार करना चाहते हैं। हाँ। और वो व्यापार से उनको मालूम है भारत कितना बड़ा बाजार है, हाँ। और यहाँ से हम लाभ उठा सकते हैं। हम्म। लेकिन अभी की स्थिति में वो आगे नहीं आए हैं। भारत की कंपनियां बहुत अच्छे से शेयर्स का काम कर रही हैं और बहुत अच्छे बिजनेस कर रही हैं। चाहे आप विदेशों में जाके अडानी की बात करते हैं, अडानी पे आरोप लगाते हैं, अडानी के पोर्ट इतने जबरदस्त है, ईरान में है, हाँ, वो पोर्ट आय दे रहे हैं, पूरे वर्ल्ड में बिजनेस कर रहे हैं, श्रीलंका में है। आप आसपास वर्ल्ड के व्यापार में भारत आगे बढ़ता जा रहा है, और इस व्यापार में वो सटोरिये पिछड़ रहे हैं जिनकी कंपनियां यहाँ पे कारोबार नहीं कर पा रही हैं। इसलिए वो भारत के बाजार को अस्थिर करना चाहते, भारत की सरकार को अस्थिर करना चाहते। अमेरिका की कंपनी अमेरिका की CIA जो है, हाँ। CIA जिस तरीके से पूरे देश में अव्यवस्था फैलाती है, उसका भी एक हिस्सा है ये। तो ये सारे जो है इंटरनेशनल षड्यंत्र है। इसको भारत के कानूनों से हम सजा नहीं दे सकते हैं। हाँ। क्योंकि इंटरनेशनल कानून में आपने सिर्फ ये है कि कौवा कान ले गया कह के जी। आप बस भाग जा रहे हैं। वही बात। तो ये स्थिति में आप इसका कोई इलाज नहीं कर सकते। इसका इलाज एक ही है, हाँ। भारत दुगनी शक्ति से आगे बढ़े, हाँ। बहुत अच्छे ढंग से कारोबार करे, हाँ। इन सब के मुंह बंद हो जाएंगे। बिल्कुल सही कहा आपने कि यदि भारत जिस दिशा में काम कर रहा है, भारत सरकार जिस दिशा में काम कर रही है, कहते हैं जो बात आपने कही वही रमेश शर्मा जी ने कहा था कि कान और मुंह का सीधा संबंध है, दिमाग का कहीं कोई संबंध है ही नहीं इनका। जो सुना और वैसा का वैसा जो दिमाग में आया बोल दिया, जो मस्तिष्क में आया बोल दिया। लेकिन वहां बड़ी बात यह है कि हम उंगलियां किसके खिलाफ उठा रहे हैं, ये तो विचार कर लें कम से कम। बिल्कुल ठीक है सूरज जी। राधा वल्लभ शारदा जी, आपके पास में आना चाहूंगी। अगर आपको याद हो तो देश में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के समय पर चुनाव इसीलिए रद्द कर दिया गया था क्योंकि उसका प्रचार प्रसार करते सरकारी कर्मचारी जो हैं वो पाए गए थे, और इसीलिए भी टेक्निकली उसको रद्द किया गया था क्योंकि जो उन्होंने इस्तीफा दिया था वो बैकडेट का इस्तीफा था और कोर्ट में वो मान्य नहीं था। ऐसे ही ये उदाहरण मैं आपको इसीलिए दे रही हूँ, अगर मतगणना केंद्र के अंदर अधिकारी अपना फोन किसी को दे रहा है और जबकि मिसकंडक्ट है ये, क्योंकि फोन ले जाना अलाउ नहीं है, फोन आपका पूरा टाइम बंद रहेगा। अगर आपका फोन है तो वो सिर्फ OTP लेने देने के टाइम पर सिर्फ आपका फोन खुलेगा, और वो भी जो फोन होता है वो इलेक्शन कमीशन के अधिकारियों की ओर से दिया जाता है जो डाटा इधर उधर करने के लिए दिया जाता है। ऐसे में अपना फोन देना और पुलिस के पास ये बयान जाना कि सिर्फ संपर्क करना था किसी से, कितना गंभीर अपराध है। और अब क्या लग रहा है, क्या गिरफ्तारी और कार्रवाई करने से काम चल जाएगा, या फिर जो पहले हुआ था रद्द कर दिए गए थे चुनाव, इस बार भी दोबारा वोटिंग या रद्द करने जैसी कोई चीज देखी जाएगी? हालांकि वो जीत गए हैं, लेकिन तमाम सवाल जो उठाए जा रहे हैं उसके आधार पर फोन देना कितना गंभीर अपराध है अधिकारी की ओर से? ऋषिका, मेरी जानकारी ये है तो जो कैंडिडेट था उसके वो रिश्तेदार थे जिनका ये मोबाइल उनके था, साले थे। है, और उसपे निकल नहीं, के ये बाद उनका मोबाइल नहीं था, अधिकारी ने उनको मोबाइल दिया था। अधिकारी ने मोबाइल दिया था उनको, उनका नहीं था, अधिकारी ने मोबाइल उनको दिया था। और उसमें बात यहाँ तक आ रही है कि लगभग पूरे देश में 2 करोड़ मतदाताओं को इधर से उधर किया गया। अब प्रश्न ये उठता है कि ये मुद्दा कहाँ से उठा? मिड डे में समाचार छपा। हाँ। ठीक, मिड डे के समाचार के बाद में सारा विपक्ष, सबसे पहले सुप्रिया सुने, वो उनने अपना बयान जारी किया। तो वहाँ क्या है कि
कोई गाइडलाइन नहीं है कि किसको क्या बोलना है। उसके बाद में राहुल गांधी को अंग्रेजी में हिंदी भाषी लिख के दिया तो उन्होंने उसका विरोध शुरू किया। तो ये बात मिड डे अखबार से ही रिलेटेड है पूरी की पूरी। लेकिन उस अखबार पर चर्चा ना करते हाँ, हैं सर, मैं ये कह रहा हूँ, मैं वही आ रहा हूँ कि आखिर ये जो काम किया गया है जिस अधिकारी के द्वारा, उस पर तो देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होना ही चाहिए और उसकी गिरफ्तारी हो जानी थी अभी तक, पहली चीज। दूसरी चीज, ये जो जिन लोगों के बयान आ रहे हैं भारत विरोधी, उन लोगों पर भी तत्काल एक्शन होना चाहिए। नहीं तो मालूम पड़ता कि वो सुप्रीम कोर्ट में जाके माफी मांग ली और माफ कर दिया। ये माफी वाला मामला बिल्कुल नहीं है। देश की छवि, देश की अस्मिता से जुड़ा हुआ मामला है और इसने इलेक्शन कमीशन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। हाँ, बिल्कुल है ना। शासकीय कर्मचारियों पर मैं चूंकि सेवा की है तो मुझे मालूम है कि शासकीय कर्मचारी को कहाँ तक क्या झेलना पड़ता है। तो प्रश्न ये है कि जब देश का मुद्दा आता है तब आदमी को सारी चीज भूल जाना चाहिए कि हमारा कौन रिश्तेदार है और कौन नहीं है। तो और हमें निष्पक्ष रहकर काम करना चाहिए। तो ये जो मुद्दा उठा है उस अधिकारी पर तो तत्काल त्वरित कार्रवाई होना चाहिए। इतना ही नहीं, दोबारा वोटिंग होने जैसा कुछ सर? नहीं, दोबारा वोटिंग तो नहीं होगी, ये मैं बता दे रहा हूँ। इतना ही नहीं, उस आदमी पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए और ये जितने बयानवीर हैं इन पर भी मुकदमा दर्ज। ठीक है। हालांकि मुद्दा यहाँ बात हो रही है कि केवल एक सीट की नहीं, कि महाराष्ट्र की एक सीट पर इस तरह से हुआ, बात हो रही है पूरे देश के चुनाव प्रक्रिया पर, पूरे देश की चुनाव प्रणाली पर, जिस पर भारत को सदैव गर्व रहा है कि हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का महापर्व जब लोकसभा चुनाव होता है और उस चुनाव की प्रक्रिया पर सवाल उठ रहे हैं, ईवीएम मशीन पर सवाल उठ रहे हैं। राहुल गांधी ब्लैक बॉक्स कह रहे हैं कि किसी को अधिकार नहीं है कि वो ईवीएम मशीन की जांच कर सके। लेकिन यहाँ एक बात जानना चाहूंगा राम मोहन चौकसी जी आपसे, जिस तरह से एनडीए की बैठक हुई चुनाव परिणाम आने के बाद, एनडीए की बैठक में नरेंद्र मोदी कहते हैं कि अब जो चुनाव परिणाम सामने आए हैं उन परिणामों से आने वाले कुछ सालों तक, 5-10 सालों तक अब ईवीएम पर ठीकरा नहीं फोड़ा जाएगा और ईवीएम जिंदा रहेगी। क्योंकि उन्होंने कहा था कि जब चुनाव परिणाम आते आते 4 बज रहे थे तो मैंने लोगों से पूछा कि ईवीएम जिंदा भी है या नहीं। हालांकि मखौल के माहौल में उन्होंने ये बात कही थी उस मीटिंग में, अपने भाषण के दौरान एनडीए की बैठक में कही थी। लेकिन क्या विपक्ष के द्वारा अब चुनाव परिणाम आने के 12 दिन बाद ये सवाल उठाना केवल और केवल प्रधानमंत्री के नरेंद्र मोदी के उस भाषण को नकार देना है, कि उस भाषण पर आपत्ति उठाना जो उन्होंने कहा था कि अब ईवीएम पर सवाल खड़े नहीं होंगे, इसलिए 12 दिन बाद सवाल खड़े किए जा रहे हैं? देखिए सूरज जी, क्या है कि एक कहावत है कि हाथी जब चलता है ना तो उसके पीछे 10-12 कुत्ते भौंकते ही रहते हैं और वो भौंकते भौंकते हाथी को कुछ नहीं बिगाड़ पाते। ये हमारे लोकतंत्र की सबसे अच्छी परिभाषा यही है कि हाथी अपनी मस्त चाल में चला जा रहा है और उसको किससे मतलब नहीं कि कौन कुत्ते भौंक रहे हैं नहीं भौंक रहे हैं। ठीक है। रहा सवाल मोदी जी के भाषण की बात करी है आपने या ईवीएम की, तो उन्होंने उसको बहुत हल्के लहजे में ये कहा था कि ईवीएम जिंदा है कि नहीं है, यानी वो उसको बेंगाल के लहजे में बात कर रहे थे। और रहा सवाल इसका कि विरोध करना है, तो ये विपक्ष जो है, देखिए मोदी जी ने तो ये कह दिया है कि हम 2029 की बात नहीं कर रहे हैं, हम तो 2047 की बात कर रहे हैं, हम 2029 की बात कर ही नहीं रहे हैं। और आने वाले 10 साल में उन्होंने तो अपने एक 100 दिन का एजेंडा बना रखा है, 25 दिन उसमें युवाओं के लिए रखा है, 125 दिन का एजेंडा बना रखा है और ऐसे उनके एजेंडे तय है और वो अपने एजेंडे पे काम कर रहे हैं। और उन्होंने 100 दिन का काम अपनी, आप देख लीजिए कैबिनेट की बैठक में अपने काम बांट दिया और उसमें काम शुरू हो गया है। तो सवाल ये नहीं, देखिए हमारे लोकतंत्र की सबसे अच्छी स्वच्छ परंपरा यही है कि वो अपना काम कर रहे हैं, वो अपना काम करते रहेंगे और देश को ऐसे ही लोगों की जरूरत है। और जैसा कि आपने कहा, ये विदेशी साजिश है कि यदि मोदी जी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे यदि बहुत अच्छा वजन मिल रहा है, जैसे अभी इटली में गए हैं, इटली की प्रधानमंत्री ने जिस ढंग से उनका बाहर वेलकम किया, या उस G7 के हम सदस्य नहीं होने के बाद भी हम इटली में हमको बुलाया गया, या वो ईसाइयों के सबसे बड़े धर्म गुरु पोप ने उनको गले लगाया है, उस चीज को भी कि यहाँ टिप्पणी हुई है, आपत्ति उठाई गई है, यहाँ उठाई गई है। तो ये तो देखिए हमारे देश में तो ये इस प्रकार से कुपरंपरा है, परंपरा तो नहीं है, कुपरंपरा है। कोई अच्छा काम करने जाता है तो लोग उसको, और हमारे देश में कहावत और भी है कि यदि आप मतलब हिंदुस्तान से केकड़ों की सप्लाई करना चाहते हैं तो बिना ढक्कन के आप डिब्बे में पैक कर दीजिए, वो विदेश में सप्लाई हो जाएंगे। सही है। ठीक, तो
ये चलता रहता है। हालांकि जो बात हो रही है यहाँ पर ये बात कई बार कई दूसरे परिदृश्य में कही जाती है, लेकिन यहाँ कहना चाहूंगा कि ईवीएम पर सबको एक राय करना मतलब मेंढकों को तराजू में तोलने के बराबर जैसी बात हो गई है कि ईवीएम पर सब एक राय हो जाए। हालांकि जिस तरह से विपक्ष की ओर से सवाल खड़े किए जा रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी करारा जवाब दिया जा रहा है, और यहां तक कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से कह दिया गया है, एलन मस्क को चुनौती दी गई है कि आपको यदि किसी प्रकार का शक या सुबह संदेह है तो एक बार भारत आइए, चुनौती स्वीकार कीजिए और हैक करके दिखाइएगा। बिल्कुल ठीक है। अब ईवीएम को लेकर तो चुनौती दे दी गई है, लेकिन यहाँ पर अब इलेक्शन कमीशन की कार्यप्रणाली पर भी तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से अधिकारी की ओर से लापरवाही यहाँ पर बरती गई है, वो भी जब कोई कैंडिडेट सिर्फ इतना क्लोज हो, 48 वोटों से जीत रहा हो, तब ये लापरवाही बेहद गंभीर स्थिति में है। आशु श्रीवास्तव जी, यहाँ पर अब क्योंकि आने वाले समय में विधानसभा चुनाव भी होने हैं, और ऐसे में इलेक्शन कमीशन अपने ऊपर लगे इन आरोपों को कैसे खारिज करेगा, क्योंकि अधिकारी की ओर से लापरवाही हुई गई है। और क्या आपको, जैसे मैंने पहले भी कहा था, कि क्या आपको लग रहा है कि इस पर गिरफ्तारी या फिर कोई स्पष्टीकरण मांगने से काम चल जाएगा, या फिर इलेक्शन कमीशन को इसको खारिज करने के लिए कोई ठोस कदम उठाना होगा? देखिए, ऐसा है कि वहां से जो निर्वाचन अधिकारी है, जिला निर्वाचन अधिकारी, जब वो जीते हुए कैंडिडेट को सर्टिफिकेट दे देता है, तो उसके बाद में उसकी सारी जो हदें हैं, मतलब वो एक केमिकल चेंज हो जाता है। मतलब वो दूध से दही बन जाता है, तो वापस दूध नहीं बन सकता है। अब यदि उनको रिकाउंटिंग करानी है या कोई काम कराना है या कोई गड़बड़ी हुई है, तो उसके लिए उनको हाई कोर्ट जाना पड़ेगा। हाई कोर्ट जो है वो अपनी दायर करना पड़ेगा, उन्हें बताना पड़ेगा, उन्हें प्रमाण देना पड़ेगा। तो इसमें साल भर लग सकता है, 2 साल लग सकते हैं। हाई कोर्ट कहेगा कि भाई ये सबको आप रोक के रखिए, इसमें रिकाउंटिंग होगी, तो वो बात है। लेकिन अब यदि आप ये कहें कि चुनाव आयोग ये कहे कि रिकाउंटिंग हो जाए या फला अधिकारी, अब जो कुछ करेगा वो कोर्ट करेगा। निर्वाचन आयोग और इसकी जो सब बात समाप्त हो चुकी, क्योंकि उन्होंने जो विजयी सर्टिफिकेट है वो उन्होंने कैंडिडेट को दे चुके, वो सांसद हो चुका है, वो 2 दिन बाद लेकिन आपको लग रहा है ये जिन जो छोड़ा गया है मेरे लगने या आपके लगने से कुछ नहीं होता है। होता यह है कि अब जो डिसीजन होगा वो कोर्ट में जाएगा, मामला जो है वो न्यायालय में जाएगा। अब ये है मतलब जो चुनाव आयोग है उसके पास कुछ नहीं बचा, निर्वाचन अधिकारी के पास कुछ नहीं बचा। उन्हें वो जो सारे तथ्य बता रहे हैं कि ये हुआ है वो हुआ, वो जाएं कोर्ट में अपने वकील को ले जाएं और वहां सिद्ध करें। यदि वो सही है तो वो जीत जाएंगे, ये सही है तो ये जीते रहेंगे। बिल्कुल, आपने सही कहा कि अब मामला कोर्ट के अधीन होगा। यदि किसी को आपत्ति होगी तो वो कोर्ट जाए, चाहे हारा हुआ प्रत्याशी यदि जाता है कि पुनर्मतगणना करानी है तो उसके लिए न्यायालय का सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि अब तीर छूट चुका है कमान से और अब तीर वापस नहीं आ सकता। राधावल्लभ शारदा जी आपके पास आऊंगा, लेकिन अभी सुरेंद्र शर्मा जी मैं आपसे जानना चाहूंगा कि बात जो हो रही है, हम ईवीएम की कर रहे हैं, एलन मस्क के बयान की कर रहे हैं, और लोकतांत्रिक देश के चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता पर सवाल खड़े उसकी कर रहे हैं, लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल जो उत्पन्न हो रहा है कि यदि ईवीएम खराब है, ईवीएम को हैक किया गया है, तो फिर 99 सीटें कैसे जीत ली? सूरज जी, सच को आंच नहीं होती है जी, और सूरज, आपका भी नाम सूरज है और जो ऊपर वाले भास्कर सूरज का भी नाम सूरज है। उसको आईना दिखाना अपने आप में ही बेईमानी है। दूसरी बात, ये विपक्ष 9 सर का भी हो जाए तब भी ईवीएम को गलत नहीं ठहरा सकता है। तीसरी बात यह है कि आज से 10 साल पहले चले जाओ 14 में रोड़ा गाया इन्होंने, इसके बाद में फिर वो 19 में आ गए रोना रोने के लिए। अब जैसे तैसे 99 में आई, फिर एक सबूत को छोड़ दिया कि बोले वो इनको क्या है, जीवन भर 70 साल से बेईमानी के अलावा कुछ किया ही नहीं विपक्ष ने। आप तो इतिहास उठा के देख लो, माने आदिवासी इलाकों में पेटी लुट गई, 4 गाड़ी लुट गई, मर्डर हो गए। आप सबसे ज्यादा अच्छी चीज कब हुई है? एक तो समय बचा है हमारा, दूसरा धन बचा है हमारा, तीसरा ये जो व्यवस्थाएं बिगड़ती थी वो बची है इस ईवीएम से। और ईवीएम जब से आई है, जब से आप देख लीजिए, एक कागज भी 500 रुपए का पड़ता है सूरज जी। जी बिल्कुल। तो सरकार पे उसका भी बोझ नहीं पड़ा, वो सरकार पे क्या पड़ता है, जनता पे पड़ता है बोझ। ठीक है ना? तो ये तो ऐसा है कि ये चलता रहेगा जी, और सरकारें अपनी काम करती रहेंगी बराबर। और आने वाले समय में आप खुद देखना 6 महीने बाद ये जो विपक्ष है ना, कोई उधर पड़ा होगा, कोई उधर पड़ा होगा, कोई उधर पड़ा होगा, विपक्ष में भी कहेगा बोले यार तुम तो सब झूठ बोलते हो। चलिए,
ठीक है ना? बिल्कुल। तो यहाँ और दूसरी बात, कोर्ट में इसलिए नहीं जाएंगे, हाँ ये अभी आप कह रहे थे कोर्ट में जाएंगे, हाँ कोर्ट ने पहले ही दे दिया निर्णय हाँ कि ईवीएम में कोई भी गलती नहीं है, कोई उंगली नहीं उठाएगा। बिल्कुल। तो अगर अब ऐसा हुआ हाँ। तो फिर वो कोर्ट की अवहेलना होगी और इसके बाद में फिर व्यवस्था बिगड़ जाएंगी। बिल्कुल सही कहा आपने। जहां शुरुआत आपने की कि सांच को आंच नहीं है, तो सच जहां होता है वो छिपता नहीं है और सच को कितने भी पर्दों में रख लो वो उजागर हो जाता है। और ये बात भारत में मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ जो भारत में चुनाव प्रक्रिया में जो ईवीएम मशीन इस्तेमाल की जा रही हैं, ये कहीं विदेश से बनकर नहीं आई हैं। जो भारत की ही नवरत्न कंपनियां, उसमें से 2 कंपनियां यही इन ईवीएम का निर्माण करती हैं। इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि विदेश से आई है और कोई चिप लगी है, चिप लगाई जा सकती है, उसको हैक किया जा सकता है। तो सांच को आंच नहीं। बिल्कुल ठीक कहा सूरज जी। अब देखिए तमाम सवाल सबू का छोड़ दिया था, 2000 का नोट बना था, बोले चिप लगी लग गई। बिल्कुल सही बात। तो अभी कुछ भी अभी यहीं से कुछ फेंक दो, जी, पूरे भारत में फैल जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है जी। ठीक है। लेकिन यहाँ पर गोपाल जैन जी, अब जिस तरह से शुरुआत भी हुई थी इसी सवाल से कि ईवीएम पर सवाल उठाए गए, महाराष्ट्र से ये पूरा बवाल शुरू हुआ, लेकिन महाराष्ट्र से चलकर वो कितना आगे तक पहुंचा ये सभी के सामने है, क्योंकि ये जो तमाम सवाल खड़े किए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं देश के लोकतंत्र में ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य रहा होगा, क्योंकि ईवीएम जिसकी शुरुआत ही कांग्रेस ने की, जैसे कि हम पहले से चर्चा कर रहे हैं, और अब उस पर सवाल उठाए जा रहे हैं। जैसे कि कहा था कि जहां जीते हैं वहां सवाल नहीं उठाए गए, और रायबरेली वायनाड की भी बात की गई कि राहुल गांधी उसको छोड़ दें। लेकिन अब ईवीएम का जो फिर से एक बार बखेड़ा ईवीएम पर खड़ा कर दिया गया है, और ये कितना आगे तक जाने वाला है? आपको लग रहा है कि विधानसभा चुनाव जहां होने हैं या फिर आने वाले समय में दिल्ली, क्योंकि बेहद महत्वपूर्ण राज्य है, आपको लग रहा है ये ईवीएम का ठीकरा वहां पर भी फोड़ा जाएगा? मैं सबसे पहले भाई सुरेंद्र शर्मा जी की बात को आगे बढ़ाऊंगा। ईवीएम की वजह से हमारे जो भी माननीय विपक्ष के नेता हैं, वो ना तो दूर की कौड़ी सोचते हैं, ना देश के बारे में सोचते हैं। हाँ। एक ईवीएम की वजह से मेरे देश के एक चुनाव में कई करोड़ पेड़ कटने से बच रहे हैं, और जिसके लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण के लिए आज हमारे यहाँ बारिश और गर्मी का क्या हाल है, पूरे वर्ल्ड में हाहाकार है। हाँ। और वो ईवीएम उस कागज के लिए ही पेड़ काटे जाते थे, आज कम से कम उन पेड़ों की पर्यावरण की बचत तो हो रही है हमारी। ठीक है, बिल्कुल सही कहा कि ये केवल एक पक्षीय नहीं, दूसरे और भी दूसरे पक्ष भी हैं जहां हम अपनी बात रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ एक बात पर्यावरण की हो रही है। हालांकि समय की सीमा है, बिंदु और जिन पर चर्चा कर सकते हैं, पर रमेश शर्मा जी कम शब्द जी, राधा वल्लभ शारदा जी आप कुछ कहना चाह रहे थे? सिर्फ 1 मिनट जी लूंगा। जी। इतने चुनाव की घोषणा के इतने दिन बाद मामला सिर्फ इसलिए उठा है कि अफवाह फैलाई गई है। हाँ। अगर बैलेट पेपर से चुनाव होते तो कांग्रेस को 300 सीट मिलती। अगर ये नहीं आती बात, हाँ, तो शायद ये मुद्दा नहीं उठता। बिल्कुल सही कहा आपने कि यही बात लेकर के रमेश शर्मा जी आपके पास आ रहा हूं अंतिम प्रतिक्रिया के लिए। पूरी चर्चा पर आपकी प्रतिक्रिया चाहता हूं कम शब्दों में। पहली बात, जो बात अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए, और बात हुई पर्यावरण और प्रकृति की, हजारों लाखों पेड़ कट जाएंगे यदि हम बैलेट पेपर से चुनाव कराते हैं तो। और दूसरा, इस पूरी चर्चा में जो एलन मस्क की भूमिका क्या है कि एलन मस्क ने ऐसा कहा है, तो उसके पीछे क्या भारत में नई बहस को जन्म देना है? निश्चित रूप से, जैसा कि मैंने कहा है कि एलन मस्क के अपने व्यापारिक हित हैं, और न केवल एक पूरी व्यापारिक लॉबी है, उनकी अपनी कंपनियां भी हैं। वो व्यापारिक लॉबी जो है भारत की सरकार को अस्थिर करना चाहती है और यहाँ पर फैला करके दबाव बनाना चाहती है। दूसरा, ईवीएम से पहले अगर आप बैलेट पेपर पर चुनाव होते थे, आप खुद देखते थे कितनी पेटियां नदी में चली जाती थी और कित कदर लोग हैक करके वहां पर सील लगा करके लोग जीतते थे। ये सारी खबरें अखबार में आती हैं। ईवीएम से निष्पक्ष चुनाव हो रहे हैं, और जो लोग बेईमानी पूर्वक चुनाव जीतते थे, कम से कम उन लोग के बारे में भी तो लोग विचार करें। पर्यावरण की सुरक्षा सबसे बड़ा मुद्दा, इसके बाद चुनाव की निष्पक्षता सबसे बड़ा मुद्दा। मैं समझता हूँ ईवीएम पर, जिस पर पूरी दुनिया भारत के चुनाव पे भरोसा कर रही है, उसको समझना चाहिए। और ये जो कहीं ना कहीं कहा था साम्यवादियों ने कि अगर सत्य कमजोर है तो तथ्य पर जोर दीजिए, तथ्य कमजोर है तो तर्क पर जोर दीजिए, तर्क भी कमजोर हो तो धुंध फैला दीजिए ताकि किसी को सच न दिखे। इस बात से कहीं ना कहीं ये जो अर्बन नक्सली किस्म के लोग हैं, वो इस तरह की धुंध फैलाते हैं। जन सामान्य को उससे सतर्क रहना चाहिए। बिल्कुल सही कहा कि ये धुंध है और फैलाई हुई धुंध है। हालांकि धुंध के पीछे स्पष्ट नजारे नजर आएंगे, बस थोड़ी सी इंतजार की बात हो जाती है। ऋषिका?
बिल्कुल ठीक कहा सूरज जी। और कहीं ना कहीं ईवीएम का, जैसे हमने शुरुआत में भी कहा कि ईवीएम का जिन एक बार फिर से छोड़ दिया गया है और मात्र एलन मस्क के बयान पर, जो उन्होंने बयान किया था, जो उन्होंने पोस्ट किया था, उन्होंने उसमें कहा भी था कि एआई से उसे हैक किया जा सकता है और हमारे तमाम जो कोर्ट के आदेश थे उसे विपक्ष ने एक तरफ कर दिया और एलन मस्क को मुद्दा बनाकर, उनके बयान को इस मुद्दा बनाकर ईवीएम पर एक बार फिर सवाल खड़े कर दिए। यानी कोर्ट के आदेश की एक बार फिर विपक्ष ने अवहेलना की है, जिस पर कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल सही कहा। ये बात हमारे पैनलिस्ट ने भी एक बात कही है कि यदि वो इस तरह की बात कर रहे हैं, जब सुप्रीम कोर्ट स्पष्ट कर चुका है कि ईवीएम हैक नहीं हो सकती है, तो उसके बाद यदि न्यायालय का ये आदेश है तो उस आदेश के खिलाफ बयानबाजी न्यायालय की अवहेलना है। और हमारे पैनल ने यह सवाल भी उठाए कि उन पर न्यायालय की अवमानना का प्रकरण दर्ज क्यों नहीं हो रहा है। होना चाहिए, लेकिन सबसे बड़ी बात है ईवीएम पर सवाल खड़े करने की। और चुनाव परिणाम आने के 12 दिन बाद एक बार फिर ईवीएम का जिन्न बोतल से बाहर निकला है, लेकिन इस बार निकला नहीं, निकाला गया है, निकाला भी गया है विदेश से, क्योंकि विदेश में सवाल देश में बवाल। इस बात को लेकर के देखना होगा कि ये बात कहां तक जाती है। कोर्ट के न्याय फैसले के बाद यदि बात उठती है तो इस पर यदि एक उंगली सामने है तो 3 उंगली खुद की तरफ उठ रही है। क्या उन्हें इस बात का एहसास है और है नहीं है, तो कब तक होगा ये देखना दिलचस्प होगा। हालांकि बिंदु और जिन पर हम चर्चा कर सकते हैं, पर समय हमें अनुमति नहीं देता, इसलिए चर्चा को विराम देंगे। आप सभी मेहमानों का सुरेंद्र शर्मा जी, गोपाल जैन जी, अजय श्रीवास्तव जी, राधा वल्लभ शारदा जी, आलोक सिंघई जी, राममोहन चौकसी जी, रमेश शर्मा जी, आप सभी का धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। कल फिर एक ऐसे ही ज्वलंत मुद्दे के साथ होगी आपसे मुलाकात। तब तक बने रहें देश न्यूज के साथ। नमस्कार। नमस्कार।